देखो बेटा, चलो हम प्राथमिक उसकी संरचना पढ़ते हैं कि इनकी संरचनाएं किस प्रकार से हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कहता है, देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन की जो संरचनाएं होती है, ठीक है ना, ये आपस में जो होते हैं, ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं, प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचनाएं हम कहेंगे। ठीक है ना, तो ये आपस में जुड़े होते हैं, किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, ये होते हैं बेटा पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा। ठीक है ना, कौन से लिंकेज होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा। ध्यान ये रखना आपको, जो प्रोटीन की प्राथमिक संरचनाएं होती है, इसको ज्यादा यहाँ पर देख लेना। यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो प्राथमिक संरचनाएं होती है, जो क्या होंगी, प्राथमिक संरचनाएं होंगी। ठीक है ना, वो किसके आपस में क्या किससे जुड़े रहते हैं, ये जुड़े रहते हैं पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा। पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा। ठीक है ना, ये क्या होगा, पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। कौन सी वाली, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, है ना, द्वारा जुड़े अमीनो अम्ल के क्रम को जो है क्या करती है, संदर्भित करती है। तो देखो यहाँ पर है, ये कहता है, देखो एक लाइन देखेंगे तो विभिन्न अमीनो अम्ल के परस्पर रेखीय पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ने से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का निर्माण होता है। ठीक है ना, जो हमारे पास क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के जो अमीनो अम्ल होंगे, ठीक है ना, उन अमीनो अम्ल के परस्पर रेखीय क्रम में जो पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ने से जो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का निर्माण होता है, पहले कंडीशन है ना। यानी कि जो अलग अलग प्रकार के क्या है हमारे पास पेप्टाइड बंध अमीनो अम्ल है, ठीक है ना, वो क्या होता है, अमीनो अम्ल क्या होते हैं, पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं और उससे क्या होती है, प्राथमिक जो हमारे पास क्या होगी, प्राथमिक प्रोटीन की संरचना एक का निर्माण होता है। पहली कंडीशन तो ये है। ठीक है ना, दूसरा है प्राथमिक जो क्या होंगे, संरचना में जो संरचना द्वारा जो अमीनो अम्ल होंगे, अमीनो अम्लों की प्रकृति, संख्या और इनकी व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना, जो प्राथमिक संरचना द्वारा क्या होगा, जो अमीनो अम्लों की जो प्रकृति है, उनकी संख्या क्या है और उनकी व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है हमारे पास इस प्राथमिक संरचना के द्वारा। ठीक है ना, यदि हम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना देखते हैं तो पहले ये क्या कहता है कि जो अमीनो अम्ल है, देखो बेटा यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास अमीनो अम्ल है, इसको ऐसा समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या है, अमीनो अम्ल है, और इनमें क्या हुआ, जो अमीनो अम्ल थे ये किसके द्वारा, ये रेखीय क्रम में, सीधी रेखा वाले है ना, इसको हम कह सकते हैं कि रेखीय क्रम, रेखीय क्रम। ठीक है ना, यहां पर क्या होगा कि जो प्रोटीन की जो संरचना है वो क्या कहता है, प्राथमिक प्रोटीन की संरचना किस प्रकार से होगी, वो कहते हैं कि जो अमीनो अम्ल है वो कैसे रेखीय क्रम में जुड़ते हैं। ठीक, कैसे क्रम में जुड़ते हैं, रेखीय क्रम में, और किसके द्वारा जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। कौन से बॉन्ड होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, इसको ऐसे याद रखना, पेप्टाइड बंध के द्वारा, है ना, इन पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं। और क्या होते हैं, जब ये पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं तो वो कौन सी संरचना बनाते हैं, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बनाते हैं। बस इतना ही याद रखना, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, बस इतना ही याद रखना, ज्यादा नहीं रखना, है ना, प्रोटीन प्राथमिक संरचना। और इससे क्या पता लगा बेटा, देखो इससे कुछ और जानकारी यदि हम देखते हैं, ये प्राथमिक संरचना की हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि प्राथमिक संरचना किस प्रकार से हुई। हमने कहा अमीनो अम्ल है और वो रेखीय क्रम में जुड़े हुए हैं, अमीनो अम्ल है और वो रेखीय क्रम में जुड़े हुए हैं, और किसके द्वारा जुड़े हैं, बॉन्ड क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो वो जो संरचना बनाएंगे वो कौन सी संरचना बनाएंगे, ये बनाएंगे, कौन सी संरचना बनाएंगे, प्राथमिक प्रोटीन का निर्माण करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से देखो, और इस प्राथमिक संरचना से क्या होता है, अमीनो अम्लों की प्रकृति हो गई, जो अमीनो अम्ल कौन सी नेचर का होता है, उनकी संख्या और उनकी व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना, सबसे पहले जो है देखो बेटा, इसमें फेडरिक सेंगर ने इंसुलिन प्रोटीन की प्राथमिक संरचना ज्ञात की थी, जिन्होंने इंसुलिन प्रोटीन है उसकी संरचना ज्ञात की थी, किसने, फेडरिक सेंगर ने। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। दूसरा इसमें देखो, प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना है में पेप्टाइड बंध, हाइड्रोजन बंध
और डाइसल्फाइड बंध पाए जाते हैं। इसमें 3 बंध पाए जाते हैं। जो प्राथमिक जो हमारे पास संरचना है प्रोटीन की, उसमें 3 प्रकार के बंध मोस्टली तो पेप्टाइड बंध बनते हैं। देखो जो हमने यहाँ पर देखो पेप्टाइड बंध ही से जुड़ा है कौन, ये अमीनो अम्ल रेखीय क्रम में जुड़े कौन, अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़े, और उसी को हमने क्या कहा, प्राथमिक प्रोटीन कहा। लेकिन इसके साथ साथ और कौन कौन से बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन बंध भी बनते हैं इसमें, ठीक है ना, डाइसल्फाइड बंध भी बनते हैं। तो इस प्रकार से अन्य बंध भी इसमें बनते हैं, ठीक है। और ये कहता है कि किसी प्रोटीन में उपस्थित सैकड़ों अमीनो अम्ल, एक नहीं होते बेटा, कई अमीनो अम्ल होते हैं, सैकड़ों कह रहा हुआ ना, अमीनो अम्ल में से केवल एक अमीनो अम्ल, इन सैकड़ों अमीनो अम्ल में से केवल एक अमीनो अम्ल के स्थान पर कोई अन्य अमीनो अम्ल आ जाने पर उस प्रोटीन की जैविक सक्रियता बदल जाती है या नष्ट हो जाती है। यदि मान लीजिए उन सैकड़ों अमीनो अम्ल में, जो हमने कहा कौन से वाले, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे प्राथमिक वाले, है ना, जो जिन्होंने प्राथमिक अमीनो अम्ल का निर्माण किया, यदि कोई अन्य आ जाए तो उसकी क्या होगी, प्रोटीन की जो जैविक सक्रियता है वो बदल जाती है या नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। और इसका उदाहरण उन्होंने कहा कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में वैलिन द्वारा ग्लूमेटिक अम्ल अम्ल हटाने पर हीमोग्लोबिन का गुण बदल जाता है, और इसे इससे क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है, में जो क्या होता है हीमोग्लोबिन, उसमें जो वैलिन द्वारा, यदि वैलिन एक नया क्या है, अमीनो अम्ल है, और ग्लोमेटिक अम्ल हटाने पर, जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है ना, मान लीजिए हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को जानते हैं आप लोग, कहाँ वो मिलता है, कहाँ मिलता है बेटा हीमोग्लोबिन, और है, ये मिलता है बेटा रक्त में। किसमें मिलता है, रक्त में। हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है, रक्त में। देखो हीमोग्लोबिन कहाँ मिला, रक्त में। तो ये कहता है देखो हीमोग्लोबिन रक्त में मिलता है, और उसमें क्या होता है, ग्लोमेटिक अम्ल होता है। इस हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ग्लूमेटिक ग्लूमेटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है इसमें, ग्लूमेटिक अम्ल। और गलती से क्या कर दिया, इस ग्लूमेटिक अम्ल को यदि वैलिन ने हटा दिया, कौन सा, इस वैलिन, ये वैलिन क्या है, एक प्रकार का अमीनो अम्ल है, वैलिन। इस वैलिन ने इस ग्लूमेटिक अम्ल को हटा दिया, मान लीजिए ये हटा दिया, ठीक है ना, इसका गुण बदल जाता है, हीमोग्लोबिन का गुण क्या होता है, तो बदल जाता है, और इससे क्या हो जाता है, सिकल सिकल सेल एनीमिया नामक रोग, ठीक है ना, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। तो देखो इसने क्या कर दिया, उसका नेचर बदल दिया, है ना। तो हमने दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहला काम हमारा ध्यान ये रखना है कि अमीनो अम्ल के रेखीय क्रम में पेप्टाइड बंध से जुड़ने पर प्राथमिक प्राथमिक संरचना हमें प्राप्त होती है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना हमें प्राप्त होती है। बस ये हो गया हमारे पास प्राथमिक संरचना, ठीक है ना। दूसरा यदि याद हो पाए तो इनको याद रखना है, ये नहीं जो नीचे वाले पोर्शन है ना, बाकी इनको याद रखने की जरूरत नहीं। पहला लाइन याद रखनी है कि हमने क्या करना है, कि अमीनो अम्ल क्या होता है, रेखीय क्रम में पेप्टाइड बंध से जुड़ने पर प्राथमिक या प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बनाते हैं। बस इतनी लाइन याद रखनी, ठीक है ना। ये हमारे पास प्राथमिक संरचना है, और इसके एग्जाम्पल है, यदि हम प्राथमिक संरचना देखेंगे बेटा, तो प्राथमिक संरचनाएं किस प्रकार से हो सकती है, इनकी संरचनाओं को हम देख सकते हैं किस प्रकार से आ सकता है। तो जैसे यदि हम यहाँ पर देखें, तो ये मान लीजिए हमने क्या किया, रेखीय संरचना है ना ये, तो रेखीय संरचना किस प्रकार से होगी, जैसे हमने यहाँ इस टाइप से लिया, और यहाँ पर आ गया NH, ये NH ये बन गया। दूसरा यदि हम इसी के रूप में देखते हैं, तो ये क्या बना देगा, C, ये अमीनो अम्ल है, ठीक है ना। फिर क्या बनाएगा, एक डैश करके हम लिख लेते हैं ऐसे, और यहाँ आएगा C, फिर डबल बॉन्ड O, ये सारे क्या है, अमीनो अम्ल है ऐसे जुड़े हुए। फिर यहाँ पर NH, फिर आगे चलते रहेंगे, फिर वही क्रम में आता चला जाएगा, ठीक है। C, एक तरफ R, एक तरफ H, देखो यहाँ ये आया ना, फिर CO, फिर इसके बाद क्या है CO, देखो हम CO नीचे ले लेंगे, C
डबल बॉन्ड O। फिर ऊपर की तरफ क्या आएगा, देखो CO, फिर NH आएगा, NH, यही क्रम चलता रहेगा। फिर नीचे की तरफ देखो NH के बाद क्या है, फिर ये वाला है C, एक तरफ H लिख लो, एक तरफ R लिख लो, ठीक है ना। फिर ऊपर चले जाएगा, देखो इसके बाद फिर क्या आएगा, CO। ऐसे क्रम चलता जाएगा। ये है बेटा प्राथमिक किसकी संरचना, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। उसके बाद देखते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाएं। द्वितीयक संरचनाएं क्या होती है बेटा, तो वहां तो सिंपल था, हमने अमीनो अम्ल लिए, ठीक है ना, रेखीय क्रम में थे जुड़े हुए, रेखीय क्रम में जुड़ना, और फिर वो कैसे पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, ठीक है ना, और उसने क्या बनाया था, प्राथमिक संरचना का निर्माण किया था। यहाँ पर क्या होता है, वहां पर ऐसे भी था कि यदि माना वो क्या करता है, एक जो संरचनाएं बनी होती है, यदि कोई अन्य अम्ल आकर के जुड़ता है उससे, तो उसकी जैविक प्रक्रिया बदल जाती है, जैविक सक्रियता बदल जाती है ना। जिसमें क्या होता है, जैसे हमने उसमें क्या किया था, वैलिन ग्लूमेटिक अम्ल था, उसमें वैलिन आ गया था, तो उससे क्या हो गया था, एनीमिया रोग हो गया था। यहाँ देखो प्रोटीन की जो द्वितीय संरचना है किस प्रकार से होती है ना, तो ये देखो इसमें क्या है, यहाँ पर ये है कि किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, ठीक है ना, का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, यहाँ पर कैसी श्रृंखला है, देखो यहाँ पर ध्यान रखना होगा, मैं पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड श्रृंखला, ये देखो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, यहाँ पर क्या है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, ठीक है बेटा। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, इनमें क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, ठीक है ना। और क्या कहता है, देखो यह दो भिन्न प्रकार की संरचनाओं में विद्यमान होती है, दो अलग अलग प्रकार की संरचनाओं में विद्यमान होती है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, विद्यमान कैसे होगी, देखो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीड संरचनाएं, ये दो संरचनाएं जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, विद्यमान होती है इनमें, और ये दो भिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना। एक तो होती है अल्फा हेलिक्स और दूसरा क्या होगी, बीटा प्लेटेड सीड संरचनाएं होती हैं। ये संरचनाएं पेप्टाइड आवंत के, देखो CO और NH समूह के मध्य हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होंगी, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, मुख्य श्रृंखलाओं या श्रृंखलाएं के नियमित कुंडलन से उत्पन्न होती है, ठीक है ना। इनका जो है क्या होगा, एक तो पॉलीपेप्टाइड आवंत कौन से होते हैं, एक तो CO होता है और दूसरा क्या होता है, NH, ठीक है। इन समूह के मध्य क्या होगा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती है। तो देखो बेटा यहाँ पर दो प्रकार की हमारे पास संरचनाएं हैं, एक तो है अल्फा हेलिक्स और दूसरी क्या है, एक तो अल्फा हेलिक्स हो जाएंगी, ठीक है ना, और दूसरी क्या होगी, बीटा बीटा प्लेटिड सीट संरचना, ठीक है ना। तो अल्फा हेलिक्स संरचना कौन सी है, पहले हम ये देखते हैं कि अल्फा हेलिक्स संरचना कौन सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कौन सी वाली है, अल्फा हेलिक्स वाली, ठीक है ना। ये कौन सी संरचनाएं हैं, अल्फा हेलिक्स वाली संरचना है, ये जो दोनों संरचनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये क्या होंगे इस प्रकार से, तो चलो पहले हम अल्फा हेलिक्स संरचना को पढ़ लेते हैं कि अल्फा हेलिक्स संरचनाएं होती क्या है, ठीक है ना। तो ये कहता है कि देखो किस प्रकार से होंगे, देखो अल्फा हेलिक्स संरचना ऐसी संरचनाएं जिनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में सभी संभव हाइड्रोजन आवंत बन सकते हैं, जिनमें क्या बनेंगे, सभी संभव क्या होंगे, हाइड्रोजन आवंत बन सकते हैं। इसमें क्या होगा, पेप्टाइड श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती पेज के समान घूमती है। दक्षिणावर्त क्या, देखो बेटा दो चीजें होती है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है, तो ये यदि हम क्या करेंगे, दो प्रकार के घूमना होता है, एक तो घूमना इस प्रकार वामावर्त हो गया, इस टाइप, है ना, और एक होता है दक्षिणावर्त, दाहिने हाथ की दिशा, दक्षिणावर्त में दाहिने हाथ की तरफ, ठीक है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कहता है कि इसमें क्या होगा, देखो जो श्रृंखलाएं यदि देखेंगे तो ये क्या घूम रही, ऐसे घूम रही, देखो ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे तो घूम रही है, वैसे वहां पर वो जो घूम रहे होंगे वो ऐसे घूम रहे होंगे, ऐसे,
ऐसे घूम रहे होंगे, है ना। तो ये क्या कहता है, देखो ऐसी संरचनाएं जिसमें क्या होंगे, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं सभी हाइड्रोजन अम्ल बना सकते हैं, और इसमें जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है दक्षिणावर्ती पेंच के समान घूमती मुड़ी रहती है, इस टाइप से, ऐसे प्रकार से मुड़ी हुई रहती है ना। फलस्वरूप क्या होगा, अमीनो अम्ल क्या होंगे, अवशिष्ट NH समूह कुंडली के अगले मोड़ पर CO समूह के साथ हाइड्रोजन अवबंध बनाती है। देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ CO बॉन्ड है, ये देखो CO बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। फिर क्या होगा, यहाँ पर CO बॉन्ड है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो जहां पर क्या होंगे, वो क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। देखो इस वाले कुंडली के और इस वाले कुंडली जो पहला मोड़, ये पहला यहाँ पर बैंड था, और दूसरा वाला बैंड, इसमें क्या होगा, CO क्या होगा, NH से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या कहता है, देखो इसमें, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, अच्छा बड़ा नहीं होगा, ठीक है चलो बड़ा नहीं हो पा रहा है, चलो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। देखो ये कहता है कि देखो इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, अवशिष्ट NH समूह, जो NH समूह है बेटा, देखो जो NH समूह है, ये है यहाँ पर NH समूह, यदि आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। तो ये NH समूह है कुंडली के अगले मोड़ पर। देखो अगला मोड़ कहाँ पर आया, देखो इस कुंडली का जो अगला मोड़ है ये है, ठीक है ना। एक NH है, ये देखो CO है, और ये NH है। तो इन दोनों के लिए यदि हम ये देखेंगे, अगला मोड़ आया यहाँ पर आया, तो मान लीजिए इसके लिए यहाँ अगला मोड़ यहाँ पर आया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, अगले मोड़ पर क्या होगा, CO समूह के हाइड्रोजन आवंत से बनाता है। देखो इनके बीच क्या होगा, हाइड्रोजन बंध बनता है, इन प्रत्येक पोजीशन पर क्या होगा, हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो ये अगला मोड़ है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, ये देखो यहाँ पर अगला मोड़ है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। इस प्रकार से क्या करता हो, आवंत बना देता है ना। तो ये है कि कौन सा वाला, अल्फा हेलिक्स। और बीटा हेलिक्स में क्या होगा, जो बीटा हेलिक्स, बीटा संरचना है, इसमें जो सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है लगभग क्या होती है, अधिकतम विस्तार एक खींची, देखो खींची रहकर दूसरे के पार्श्व में स्थित रहती है, ठीक है ना। लगभग क्या होती है, अधिकतम विस्तार होता है इनमें, और क्या होता है, खींची रह करके क्या होते हैं, एक दूसरे के पार्श्व स्थित होती हैं, और आपस में अंतरा हाइड्रोजन आवरण द्वारा जुड़ी रहती है, ठीक है ना। यह संरचना वस्त्रों की प्लीट के समान होती है, जैसे वस्त्रों की प्लेट होती है उसी प्रकार से होती है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं, अतः इसको बीटा प्लेटेड सीट भी कहा जाता है ना। ये प्लीटेड सीट भी कहा जाता है, बीटा प्लेटेड सीट, है ना। तो इस प्रकार से आ जाएंगे, ये हमारे पास क्या होगी, बीटा सीट हो गई, ठीक है ना। इसको यदि हम स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे तो किस प्रकार से हो सकता है, यहाँ पर इस टाइप से होगा बेटा, जैसे माना यहाँ होगा N, फिर होगा R, RCH, फिर इस टाइप से इधर की तरफ CO, ऐसे करके, फिर ये क्या हो गया N, ठीक है ना, और यहाँ पर H हो जाएगा, फिर H इधर आएगा, फिर इधर फिर क्या आएगा, फिर इस तरफ देखो H आ गया ना, तो यहाँ से क्या होगा N, N के पर क्या होगा, फिर N से यहाँ इधर की तरफ आएगा, N के बाद आएगा फिर इधर आ जाएगा R, CH, फिर इधर की तरफ लेंगे CO, ऐसे जुड़ी हुई रहती संरचना, तो ऐसे बनती चली जाती, फिर क्या होगा N, और H ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। देखो यहाँ पर N था ना, N से फिर RCH हुआ, फिर CO हुआ, फिर NH हुआ, फिर RCH हुआ, फिर CO हुआ, फिर NH हुआ, तो ऐसे करके वो स्लिट, ऐसे स्लिट बनाते हैं, बीटा इस टाइप से बनते हैं, जिससे कपड़ों पे बना रहता है, धारियां ऐसे करके बनी, है ना। इस प्रकार की संरचनाएं ये बनाती, तो इसको बोलते हैं बीटा संरचनाएं। तो ये थोड़ी सी है, ये तो DNA की संरचना है बेटा, ठीक है ना, ये प्रोटीन की संरचनाएं होंगी। अब आगे देखते हैं, देखो तृतीयक प्रोटीन क्या है, ठीक है ना। इस प्रकार यदि हम तृतीयक प्रोटीन को देखेंगे, तो प्रोटीन की जो तृतीयक संरचनाएं होती हैं वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के समग्र बलन, अर्थात हम कह सकते हैं द्वितीयक संरचना, द्वितीयक संरचना, ठीक है, द्वितीयक संरचना के द्वारा क्या होती हैं, बनी हुई रहती है, ठीक है ना। संरचना अधिक देखो लिपटी हुई रहती है एक दूसरे से,
प्रदर्शित करती हैं। और इससे दो प्रमुख आणविक आकृतियां बनती हैं, एक रेशेदार आकृतियां और दूसरा गोलिकाकार। ठीक है ना। यदि हम इसकी संरचना को देखेंगे तो इस प्रकार से बनाई हुई रहती है। यदि हम द्वितीयक संरचना को देखेंगे प्रोटीन की, तो ऐसे करके यूं यूं गोले गोले करके ऐसे करके, है ना, ऐसे करके संरचनाएं बनती है। ऐसे मैं एक्यूरेट नहीं बना पा रहा हूँ इसको, ठीक है ना। और ये फिर क्या होती हैं, ऐसी मुड़ी हुई रहती है, ऐसे एक्यूरेट नहीं बन पा रहे बेटे मेरे से, है ना। ऐसी संरचना है गोलिका, इस प्रकार से बनी हुई थी। यहाँ से मुड़ मुड़ करके फिर यूं मुड़ जाएंगी, ठीक है ना, या इसी को मोड़ देते हैं यहीं पर, ऐसे मोड़ लेते हैं ऐसे करके, फिर गोले गोले करके ऐसी संरचनाएं बन जाती है इसकी, ठीक है ना, गोलिकाकार, ऐसे प्रकार की संरचनाएं बन जाती है, ठीक है ना, बहुत छोटी छोटी। और इनमें क्या होता है, बीच बीच में बॉन्ड बने रहते हैं, ऐसे बॉन्ड बने रहते हैं, तो गोलिकाकार संरचनाएं बने बनाया हो कहीं ना। ये तो दूसरा वाला चतुष्क वाली, है ना। तो इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं, इसको बोलते हैं बेटा कोलिजन ट्रिपल हेलिक्स, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, कोलिजन ट्रिपल हेलिक्स। इस प्रकार की एक संरचना बना देता है, ठीक है। ये इस प्रकार की जो संरचनाएं होंगी, ये क्या कहलाएंगी, तृतीयक संरचनाएं कहलाएंगी, ठीक है ना। और इसमें क्या माना जाता है कि प्रमुख दो बल जो क्या होते हैं, प्रोटीन के 2 डिग्री और 3 डिग्री संरचनाओं का स्थायित्व प्रदान करते हैं, ठीक है ना। इनमें क्या होगा, हाइड्रोजन बंध होगा, डाइसल्फाइड होगा, वांडर वाल बल होगा, है ना। ये क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए बल का उपयोग होता है इस पर। और लास्ट वन देखो, ये है प्रोटीन की चतुष्क संरचना। चतुष्क संरचना में क्या होगा, प्रोटीन में क्या होता है कि कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उप इकाइयां कहते हैं। देखो ये दो अलग अलग प्रकार के पेप्टाइड्स हैं, ठीक है ना। प्रोटीन दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड, देखो एक अलग कलर का है, एक दूसरा अलग कलर, इनसे बने हुए उप इकाइयों से बने होते हैं। उप इकाइयां क्या होती है, परस्पर क्या होते हैं, दिक् स्थान व्यवस्था को चतुष्क संरचना कहते हैं। इनकी जो क्या होंगे, दिक् स्थान होंगे, दिक् स्थान को हम क्या कहते हैं, व्यवस्था को चतुष्क संरचना कहते हैं। ये है इसकी चतुष्क संरचना, है ना। जिसमें क्या होगा, प्रत्येक रंगीन गेंद एक अमीनो अम्ल को निरूपित करती है। तो ये जो रंगीन वाला पोर्शन है, एक अमीनो अम्ल ये है और दूसरा अमीनो अम्ल ये है। तो दो प्रकार के अमीनो अम्ल से बना होता है, अलग अलग, जो अलग अलग प्रकार के रंगों से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से बेटा ये प्रोटीन की अलग अलग पहचान है कि कौन कौन से प्रकार के प्रोटीन हो सकते हैं, है ना। अब उसके बाद है लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये है प्रोटीन का विकृतीकरण। विकृतीकरण क्या होता है कि जब हम इसको विकृत करते हैं, इसमें डीएनए आरएनए भी है बेटा, है ना, वो न्यूक्लिक अम्ल में आएगा आगे। तो देखो इसमें क्या विकृतीकरण क्या है, ये क्या कहता है कि जैविक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बेटा, है ना, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। तो ये कहता है कि जैविक निकाय में जो पाए जाने वाली विशेष त्रिविम संरचनाएं हैं, जो हमारे पास जैविक निकाय है और उसमें पाई जाने वाली जो त्रिविम संरचना है, ठीक है ना, तथा जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन प्रकृति या प्राकृत प्रोटीन कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे कि प्रोटीन है क्या, पहले हम ये समझ रहे हैं कि प्रोटीन क्या है। तो ये कहता है कि जो जैविक निकाय में, जैविक निकाय का मतलब हो गया जैसे हम लोग शरीर, हमारे शरीर में पाए जाने, है ना, निकाय का मतलब एक प्रकार का तंत्र हो गया, है ना। जैविक निकाय में पाई जाने वाली विशेष त्रिविम संरचना तथा जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन, जो जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन होंगे और त्रिविम संरचना होंगे उनकी, है ना, विशेष त्रिविम संरचना वाले, है ना। तो उन प्रोटीन, क्या कहता है कि जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन प्राकृतिक प्रोटीन होते हैं, जो प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं। जब प्राकृतिक प्रोटीन को हम क्या करते हैं, में भौतिक परिवर्तन करते हैं, ठीक है ना, जो प्राकृतिक प्रोटीन होता है, प्राकृतिक जिसको हम कह सकते हैं, प्राकृतिक प्रोटीन होते हैं, उनको, उनमें जब हम भौतिक रूप से परिवर्तन करते हैं, जैसे ताप में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है ना, तथा क्या करते हैं, रासायनिक परिवर्तन करते हैं, या तो उसका ताप परिवर्तन करेंगे या रासायनिक परिवर्तन करते हैं, जैसे पीएच में परिवर्तन करना आदि। तो हाइड्रोजन आवंत क्या होते हैं, अस्त व्यस्तता उत्पन्न कर हो जाती है,
और जिसके कारण क्या हो जाता है, गोलिका या ग्लोब्यू खुल जाती है और हेलिक्स अकुंडलित हो जाती है और तथा प्रोटीन अपनी जैविक की सक्रियता खो देता है ना। और इसे कहते हैं प्रोटीन के विकृतीकरण कहते हैं। ये जो अपनी सक्रियता खो देगा उसे हम क्या कहेंगे, इससे क्या हो जाएगा, विकृतीकरण प्रोटीन कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना कि जैसे हम कोई प्राकृतिक प्रोटीन लेते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा दूध में प्रोटीन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, दूध में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है ना। और इस प्रोटीन को हम क्या करें, कई कौन कौन से दूध में प्रोटीन पाया जाता है, हमारे शरीर में प्रोटीन पाया जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रोटीन। तो उस प्रोटीन को क्या कर रहा है, जो प्रकृति में पाए जाने वाला प्रोटीन है उसमें भौतिक परिवर्तन कर दें। जैसे माने क्या परिवर्तन कर सकते हैं, ताप में परिवर्तन कर सकते हैं, ताप माने उसको गर्म कर दो, ठीक है ना, तो उसका प्रोटीन में परिवर्तन आ जाएगा। या रासायनिक परिवर्तन कर दो, कुछ उसमें परिवर्तन, उसका पीएच बदल दो। पीएच जैसे आप लोगों ने सिंपल देखा होगा, दूध के प्रोटीन का जब हम पीएच क्या कर देते हैं, अम्लीय करते हैं, थोड़ा उसमें खट्टा चीज डाल दो, क्या होता है बेटा, दूध में आदि हमने थोड़ा खट्टी चीज डाल दी तो क्या हो जाएगा, नींबू डाल दो, क्या होगा, हो जाएगा। बन जाएगी। उसका पीएच बदल जाएगा। पनीर बनता है कि नहीं बनता, पनीर में भी प्रोटीन होता है ना। तो देखो उसमें क्या हुआ, देखो हमने क्या परिवर्तन किया, उसका पीएच परिवर्तित किया, पीएच मीन्स नींबू हमने डाला, अम्लीय बना दिया, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या चीजें हो सकती है, भौतिक परिवर्तन क्या क्या चीजें होती है, कि जो हमारे पास प्राकृतिक प्रोटीन है या जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन है, प्राकृतिक प्रोटीन है या जैविक सक्रियता वाला प्रोटीन है, यदि हम क्या करते हैं उसमें ताप परिवर्तन कर दें, रासायनिक परिवर्तन कर दें, है ना, और रासायनिक परिवर्तन में क्या है, पीएच में परिवर्तन कर दिया जाता है, तो उसके हाइड्रोजन आवंत क्या होते हैं, उसके जो हाइड्रोजन बंध होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, अस्त व्यस्तता उत्पन्न हो जाती है उनके बंधों में, है ना। और जिसके कारण क्या होता है, जो गोलिका या ग्लोब्यूल होता है ना, ग्लोब्यूल होते हैं, है ना, ग्लोब्यूल खुल जाती हैं और हेलिक्स अकुंडलित होकर के प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है। जो प्रोटीन है वो क्या कर देता है, अपनी जैविक जो सक्रियता होती है इसकी वो खो देता है। और इससे इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। जब वो अपनी जैविक जैविक सक्रियता खो देता है तो उसको हम कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। ये है प्रोटीन का विकृतीकरण, उस प्रोटीन क्या हो गया, विकृत हो गया, ठीक है ना। और ये क्या होता है बेटा, तो वो इसमें कहता है कि विकृतीकरण के दौरान क्या होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री संरचनाएं नष्ट हो जाती है, 2 डिग्री और 3 डिग्री संरचनाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और क्या बना देता है, परंतु 1 डिग्री वाला संरचना क्या होती है, अप्रवाहित रहती है, ठीक है ना। उबालने पर देखो, उबालने पर अंडे की सफेदी स्कंदित होकर विकृतीकृत एक उदाहरण है। जैसे अंडे में क्या होता है, प्रोटीन होता है, क्या होता है बेटा, अंडे में प्रोटीन होता है, और हमने उस अंडे को क्या किया, गर्म किया, तो सारा स्कंदित होकर के बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। उस क्या हो जाता है, उसकी जो सफेदी स्कंदित होकर के क्या हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। देखो उदाहरण के लिए क्या है, दही का जमना हो गया, दूध में उपस्थित बैक्टीरिया के लैक्टिक अम्ल द्वारा उत्पन्न होने के कारण होता है। दूध का दही बन जाना क्योंकि उसमें क्या हुआ, लैक्टिक अम्ल है। तो ये उदाहरण है किसके, किसके उदाहरण है, प्रोटीन का विकृतीकरण, ठीक है ना। वो जैविक सक्रियता वाले जो प्रोटीन होंगे, जैसे हम उसके भौतिक परिवर्तन या ताप परिवर्तन करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उनका वो अपनी जैविक सक्रियता खो देते हैं, और जैविक सक्रियता खोने के कारण उसको कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण, है ना। और उसमें क्या माना जाता है बेटा, कि विकृतीकरण के दौरान 2 डिग्री और 3 डिग्री संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं और 1 डिग्री संरचना क्या हो जाती है, अप्रवाहित रहती है। जैसे अंडे में, अंडे का उदाहरण दे सकते हैं, दूध का उदाहरण दे सकते हैं, दूध से दही बन जाता है, ठीक है ना, किसके द्वारा, लैक्टिक अम्ल के द्वारा, है ना। उसमें जो उत्पन्न क्या होता है, बैक्टीरिया होता है लैक्टिक अम्ल के, है ना। दूसरा अंडे को ताप देंगे तो क्या हो जाएगा, स्कंदित हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है ना। प्रोटीन का विकृतीकरण इंपॉर्टेंट, नोट कर लो कहीं पे, प्रोटीन का विकृतीकरण, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना आप लोगों ने, है ना, प्रोटीन का विकृतीकरण, ठीक हो गया। तो ये है बेटा
हाँ, हमारे पास प्रोटीन का विकृतीकरण किस प्रकार से हो सकता है। 6 बज गए ना।